हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज बैंकिंग। मैं डॉक्टर पुष्पक पांडव। I am going to conduct general awareness sessions for banking and insurance exams on these one of the topmost platform of कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दोस्तों, इस बैंकिंग के प्लेटफॉर्म में या बैंकिंग के सब्जेक्ट के अंदर जनरल अवेयरनेस की अहमियत थोड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इन्हीं सेशंस के अंदर मैंने कुछ लेक्चर्स जो पहले लिए थे, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब के इसी चैनल के ऊपर वो सारे लेक्चर्स व्यू कर सकते हो, जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ बैंकिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक्जैक्टली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आई एम गोइंग टू डिस्कस एग्जैक्टली बैंकिंग का स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर कैसा है, किस टाइप की बैंक्स इंडिया में होती है, वो किस तरह से फंक्शंस करती है, ये सारी समझ हमें होना बहुत जरूरी है। और वही बेसिक पार्ट मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, कुछ देर पहले इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने लोकेश सर से क्यूए के बड़े बेहतरीन ट्रिक्स सीखे होंगे। इसी तरीके से हमारी सारी फैकल्टीज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली डिस्कस करेगी। पर अगर इन्हीं चीजों को आपको और डिटेल में डिस्कस करना है तो दोस्तों, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमने नाम दिया अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, जहां पे हम जैसे मोर देन 50 हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपके साथ हर सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके हर डाउट को सॉल्व करेंगे, आपको क्विज सॉल्व करने का भी वहां मौका मिलेगा। एवरीथिंग विल बी इन प्रॉपर मैनर थ्रू आउट द डे। दोस्तों, अगर इस पूरे सिनारियो का अगर आपको फायदा लेना है और आपको आपकी ड्रीम पोस्ट अचीव करनी है तो आपको विजिट करना पड़ेगा अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड चलता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपके पास ऑप्शंस है कि आप किस तरह का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, पर एक मेरा सजेशन रहेगा, गो विद दिस ईयरली पैकेज। अगर आप ईयरली पैकेज में जाते हो, यू कैन सी ओवर ईयर, अगर ईयरली पैकेज इज नॉर्मली एक्चुअली 5000 पर ईयर, अगर आप इस ईयरली पैकेज में जाओगे और अगर मैं उसको मंथली डिवाइड करता हूं तो यू कैन सी ओवर ईयर ओनली 417 पर मंथ विल बी वेरी गुड फॉर यू। फायदा तो इतना है कि सिर्फ हम लोग नहीं आ रहे, वहां पे हम जैसे मोर देन 50 एजुकेटर्स है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एजुकेटर्स है, मल्टीपल एजुकेटर्स है, उनके बेहतरीन नोट्स, उनके पढ़ाने की ट्रिक्स एज वेल एज डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग आपके साथ करवाएंगे, एंड क्विज, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, निराले क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, इतनी भरमार वहां रहेगी कि आपको कहीं और जाने का स्कोप भी नहीं रहेगा। दोस्तों, वंडरफुल थिंग विल बी दैट, एंड फॉर द होल ईयर ओनली 5000। अब जब क्लासरूम के अंदर जाते हो फॉर 4 months, फॉर 5 months, फॉर 3.5 months, यू आर पेइंग 10,000, 12,000, 15,000। यहां पे पूरी चीजें साल भर, और वो भी मल्टीपल एजुकेटर के साथ आपको सिर्फ 5,000 में मिल रही है। दोस्तों, इसके अलावा एक थोड़ा आपके लिए बना के रखा है, इफ यू यूज दिस कोड पुष्पक लाइव, अगर आप ये कोड यूज करते हो पेमेंट के टाइम पे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, एंड द 5,000 विल बी लाइक डाउन टू 4,500 ओनली 4,500। दोस्तों, वंडरफुल डील विल बी फॉर यू। ओके, अगर मैं इसको डे के हिसाब से अगर कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, केवल 12 रुपए, सिर्फ 12 रुपए पर डे के हिसाब से आप मल्टीपल लेक्चर्स मल्टीपल टाइम्स अटेंड कर सकते हो। क्विज, डाउट सॉल्विंग, एनीथिंग यू कैन अटेंड, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओनली 12 रुपीज, इट्स मच चीपर। इससे ज्यादा सस्ता तो मुझे नहीं लगता एजुकेशन आपको मिल सकता है, एंड दैट इज अ हाई क्लास एजुकेशन फ्रॉम मल्टीपल लाइक नेशनल लेवल टीचर्स। एंड गो फॉर दिस प्लेटफॉर्म, यूज दिस प्लेटफॉर्म एंड अचीव योर ड्रीम पोस्ट, गेट योर ड्रीम पोस्ट एज सुन एज पॉसिबल। ओके दोस्तों, सो विल स्टार्ट विथ माई लेक्चर। मैंने कहा था कि आई एम गोइंग टू टेक द पार्ट ऑफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कि एग्जैक्टली इंडियन बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करती है, वहाँ पे कौन सी बैंक्स होती है, उन बैंक्स के लिए क्या क्राइटेरियाज है, कितनी बैंक्स आज की डेट में इंडिया में काम करती है। सो डैम एवरी ईच एंड थिंग वी आर गोइंग टू सी इन टूडेज लेक्चर। We are having 1 hour and in that 1 hour we have to study this part. इसके साथ मैं सिर्फ इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके पहले कौन से क्वेश्चंस आ गए हैं और प्रोबेबिलिटीज क्या रहेगी क्वेश्चंस पूछने की, ये भी पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि भाई एग्जाम में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। दोस्तों, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बेसिकली यू कैन सी माई नेम. I'm a dentist by education. I completed my BDS. After that, I have completed my MA Economics and then MA Public Administration. After that, I started teaching or guiding students for various competitive exams, right from UPSC till the State Public Service Commissions, as well as banking, insurance, RBI, Grade B and NABARD. For various exams, I am taking this general awareness part from the near about 6 years. But मैं अभी तक ऑफलाइन पढ़ाता था दोस्तों। पहली बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपके सामने ऑनलाइन आ रहा हूँ, आपके घरों
तक पहुंच रहा हूं, सो यू कैन यूज दिस फैसिलिटी। दोस्तों ऑल ओवर इंडिया मैं नॉर्मली बैंकिंग एंड स्पेशली बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स ऑल ओवर इंडिया लेता हूं, राइट फ्रॉम वाराणसी टिल बैंगलोर। ओके, दिस ऑफलाइन लेक्चर्स, क्लासरूम लेक्चर्स है। कुछ लोगों ने शायद मेरे लेक्चर्स इसके पहले अटेंड भी किए होंगे, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू कंडक्ट ऑल दीज सेशंस ऑनलाइन थ्रू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी स्टूडियोज बैंकिंग। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ कि एग्जैक्टली इंडिया में बैंकिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया में एग्जैक्टली बैंकिंग किस तरीके से काम करती है और कौन सी बैंक्स होती है। अगर मुझे नॉर्मल तरीके से उसको डिवाइड करना है दोस्तों, तो बैंक्स को मैं अलग अलग दिशाओं में डिवाइड करूंगा डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं उसके हिसाब से। नॉर्मली दोस्तों जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हमें दो टाइप के क्लासिफिकेशंस देखने पड़ेंगे। एक रहेगा डिपेंडिंग ऑन लॉ, कि लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है, कौन से अलग अलग एक्ट्स बना के रखे हुए, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे चलता है। और दूसरा रहेगा डिपेंडिंग ऑन फंक्शंस, कि बैंक कैसा काम करती है, बैंक जिस तरीके के फंक्शंस करेगी उस हिसाब से उस बैंक का क्लासिफिकेशन होने वाला है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, आप पहला ही पार्ट देखिए, यहां लिखा है सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। सिंपल चीज है दोस्तों, जो बैंक सबके ऊपर रेगुलेशन करती है, जो सबसे टॉप मोस्ट बैंक है, जो इंडिया के पूरे इकोनॉमिकल सिनारियो की तरफ ध्यान रखती है, मनी फ्लो मेंटेन करती है और सारे बैंक्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट करना और उनके ऊपर वॉच रखना जो बैंक करेगी उसको हम लोग सेंट्रल बैंक कहेंगे। तो इंडिया में भी सेंट्रल बैंक है एंड दैट सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एवरी कंट्री इज हैविंग सेंट्रल बैंक। अगर मैं चाइना जाता हूं तो इट्स कॉल्ड एज अ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो इट्स कॉल्ड एज अ रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो डैम एवरी कंट्री हैविंग सच काइंड ऑफ सिनारियो, जो हमने 1934 के एक्ट के हिसाब से 1935 में क्रिएट किया था। जिन्होंने हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड किया होगा उनको अच्छे से पता होगा, हमने इसके ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन किया था कि कौन सी कमिटी थी, क्या थी, एग्जैक्ट सिनारियो क्या था। मेरा इसी लेक्चर सीरीज के अंदर एक लेक्चर रहेगा जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आरबीआई आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली आरबीआई कैसे काम करती है, फंक्शंस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। क्योंकि आज की डेट में हमारे एग्जाम्स के उसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आ रहे, थोड़ा डिटेलिंग में क्वेश्चंस आ रहे। अगर आप में से कोई आरबीआई असिस्टेंट या आरबीआई ग्रेड बी जैसी एग्जाम्स देना चाहता है तो उसको उस लेक्चर का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो मैं इसी सीरीज के अंदर आपके सामने बहुत जल्दी प्रेजेंट होने वाला हूं। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ बैंक्स है कॉल्ड एज कमर्शियल बैंक्स। वी आर हैविंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वी आर हैविंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वी आर हैविंग फॉरेन बैंक्स। इन बैंक्स को नॉर्मली हम लोग कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। व्हाई दे आर कॉलिंग एज कमर्शियल बैंक्स? बिकॉज दोस्तों इन बैंक का जो मोटो होता है, इन बैंक का जो पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। Their main motto is profit making. Commercial ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। Commercial attitude, commercial institutions, commercial organizations means what? They are working for the profit making. वो profit making उनका पर्पस है। They are just behaving like one industry. एक इंडस्ट्री की तरह काम करेंगे जहां पे profit will be the main motto for such kind of banks. बट इसमें क्लासिफिकेशंस बहुत है। इसमें आपको पब्लिक सेक्टर दिखने वाला है, प्राइवेट सेक्टर दिखेगा, फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में दिखेगी, आरआरबीज भी आपको पता रहेगी, रीजनल रूरल बैंक्स। कुछ बैंक्स ऐसी है कि भले उसको हम कमर्शियल कैटेगरी में डालते हैं पर उनका प्योर मोटो कमर्शियल नहीं रहेगा, समटाइम्स डेवलपमेंट भी रहेगा। वो भी पार्ट हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इनमें से कमर्शियल ज्यादा एक्टिविटी कौन दिखाएगा और थोड़ी बहुत डेवलपमेंट एक्टिविटी कौन दिखाएगा। लास्ट लेक्चर जो मेरा था, जो आपने कल देखा होगा इसी टाइम स्लॉट में, उसमें हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डिस्कस किया था। आपको अच्छे से याद होगा, उसमें मैंने कहा था कि बैंकों को थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स बना के रखे हुए, बड़े बेहतरीन, बड़े खूबसूरत नॉर्म्स थे जो हमने कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। जो लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो मेरा सजेशन रहेगा, मेरा एडवाइस रहेगा कि जाइए वो एक बार वो लेक्चर अटेंड कीजिए। आपको 100% समझ में आएगा कि किस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट के लिए भी आरबीआई हेल्प करती है, किस तरीके से बैंक इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अपना हिस्सा या अपनी भागीदारी वहां पे दिखाती है, वो आपको समझ में आएगा। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन है? डेवलपमेंटल बैंक्स। दोस्तों डेवलपमेंटल बैंक्स होती क्या है? सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस बना के रखी है जिनको हम डेवलपमेंटल बैंक्स कहते हैं। पहले के टाइम पे या कभी कभी आज भी ऐसे बैंक्स को हम लोग बहुत बार स्पेशलाइज्ड बैंक्स भी कहते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं ये शायद कभी कभी आपको ना मर्ज वाली दिखेगी, कभी कभी आपको सेपरेटली भी दिखेगी, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जैक्टली मैंने सेपरेट क्यों लिखा हुआ है। यहां पे नॉर्मली आपने आईडीएफसी का नाम सुना होगा। आईडीएफसी भी तो प्राइवेट कमर्शियल बैंक बन चुका है, पर आईडीएफसी वाज ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आईडीबी आपने नाम सुना होगा, अभी तो प्राइवेट कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो चुका है, बट जो क्रिएट किया गया था तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए क्रिएट किया था। तो सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हो, कोई बैंकिंग सेक्टर बनाते हो, कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंटल बैंक्स के अंदर जाएगी।
अब उनके फंक्शन अगर एकदम स्पेसिफिक, एकदम स्पेशलाइज बन जाएंगे कि बस उतना ही काम करना है, दूसरा नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप डेवलपमेंट से स्पेशलाइज कैटेगरी के अंदर भी आ सकते हो। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट एनी और द अदर, आप कुछ और भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ एक भी लिख सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलो स्पेशलाइज की बात कर रहे थे, अभी ये टॉपिक निकला ही है, तो एग्जिम हमने उस दिन भी, हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एग्जिम है हमारे पास, नाबार्ड है हमारे पास, वी आर हैविंग सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, वी आर हैविंग फॉर एग्रीकल्चर ओनली वी आर हैविंग नाबार्ड, फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वी आर हैविंग एग्जिम, फॉर हाउसिंग लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस वी आर हैविंग एनएचबी। तो ये उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी है और ये प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट के लिए भी आपको हेल्प कर रहा है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन क्लासिफिकेशन कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। ना यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, दोनों में फर्क है, दोनों में सिनारियो अलग है, दोनों में क्राइटेरियाज अलग रहेंगे। भले उनका मेकिंग या उनका क्रिएशन सेम तरीके से होने वाला है या सेम तरीके से उनकी पैदावार होने वाली है, पर फंक्शंस करने के तरीके या उनके ऊपर वॉच या उनके ऊपर लाइक रेगुलेशंस करने के तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं। तो उस तरीके से क्लासीफाई होगा, इसको भी हमें डिटेल में देखना है कि भाई ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या क्या होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, यहाँ पे मैं सोसाइटीज डिस्कस करूंगा, यहाँ पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, देन वी आर हैविंग दिस रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, वी आर हैविंग दिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो मल्टीपल क्लासिफिकेशंस है और सारे क्लासिफिकेशंस हमें डिटेल में देखने हैं कि भाई ये एग्जैक्टली होता क्या है। इस पर्टिकुलर सीन के अंदर मैंने उनके फंक्शंस के हिसाब से इनको डिवाइड किया था, पर ये क्लासिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमारे लिए है जो हमारे एग्जाम्स में आता है और जो आपको 100% पता होना चाहिए, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज दिस। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स बेस्ड ऑन द शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। एक्चुअली एक स्लाइड हमारी आगे बढ़ गई है, ओके, यस, okay, sorry for the little bit confusion, okay, so classification of banks based on the schedule of RBI Act 1934। मैंने कहा था लॉ के हिसाब से कुछ क्लासिफिकेशन रहेगा और ये क्लासिफिकेशन ये है। यहाँ पे आप दो वर्ड देख सकते हो जो आपको एक इंपॉर्टेंट बोल्ड तरीके से दिखेंगे, शेड्यूल बैंक्स एंड द नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब ये ना क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, बहुत बार आता है और एक्चुअली बैंकिंग की पढ़ाई यही से स्टार्ट होती है कि भाई शेड्यूल बैंक्स क्या होती है और नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होती है। यू कैन प्रोनाउंस इट एज अ स्केड्यूल और शेड्यूल, व्हाट एवर प्रोनाउंसिएशन यू वांट टू डू। शेड्यूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके लिए लॉ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है और या जिनका नाम स्पेसिफिकली लॉ के अंदर मेंशन किया गया है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी इंस्टीट्यूशंस को हम लोग नॉर्मली शेड्यूल या नाम देते हैं कि जो लॉ के हिसाब से बनी है या लॉ के अंदर उनका नाम प्रॉपरली मेंशन किया गया है। अब यहां पे सिनारियो क्या रहेगा, यहां पे दो में से एक सिनारियो रहेगा। आरबीआई, मैंने कहा था आरबीआई बनाने से पहले हमने आरबीआई का एक्ट बनाया था एंड दैट एक्ट वाज 1934 एक्ट। आप यहां पे देख सकते हो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में एक्ट बनाया गया। उस एक्ट में यह लिखा गया था कि अगर किसी कमर्शियल बैंक को या किसी भी बैंक को अगर आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर काम करना है, आरबीआई के सिक्योरिटी के अंदर काम करना है या आरबीआई के छत्र छाया के अंदर काम करना है, तो उनको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो चीजें वो लोग फॉलो करते हैं तो ऐसे बैंक्स को हम लोग शेड्यूल बैंक्स कहते हैं। बड़ी लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। आरबीआई का जो लॉ है दोस्तों, उसके अंदर शेड्यूल्स है, उसके अंदर चैप्टर्स है, उसके अंदर सेक्शंस है, जिसको हम नॉर्मली नाम दे दिया हमने शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। ओके, जो सेकंड शेड्यूल है आरबीआई एक्ट का, उस पर्टिकुलर थिंग में यह लिखा गया है कि अगर कोई बैंक आरबीआई के अंडर काम करना चाहती है, अगर कोई बैंक आरबीआई के अंडर आती है, तो उसको क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उन रूल्स और रेगुलेशंस को बैंक फॉलो करती है तो उस बैंक को हम लोग शेड्यूल बैंक कहेंगे। ओके, सो आप यहां देख सकते हो banks, those are listed in the second schedule. This word is very important. Second schedule of RBI Act of 1934, eligible for obtaining loans from the RBI on the bank rate. अब नीचे वाला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर कोई बैंक आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करती है, आरबीआई ने दी गई सारी चीजों को फॉलो करती है, तो उसको रिटर्न में कुछ तो मिलना चाहिए। उसको रिटर्न में मिलता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इफ दैट बैंक इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, सम ट्रबल्स, तो ऑब्वियसली उसको हमेशा बचाने के लिए या पेरेंटिंग करने के लिए हमेशा कौन आएगा उनके पास? आरबीआई हमेशा उनके साथ रहेगा, उनमें उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आरबीआई इज गोइंग टू हैंडल व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग। बट इन रिटर्न दीज बैंक्स हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय आरबीआई। इफ दे आर नॉट फॉलोइंग, उनको ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलने वाली है। इफ दे विल फॉलो, एवरीथिंग विल बी गुड, एंड दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूल बैंक्स। ओके, सपोज ये जो बैंक्स हैं, अगर ये बैंक थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रही है, उनके पास लिक्विडिटी क्रंच है, मनी नहीं है, थोड़े लॉसेस हो रहे हैं। आज के डेट में आपने देखा होगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बड़ा फेमस हो रहा है।
दो चार हमारे महान लोग हैं हमारे देश के जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा ही फेमस करके रखा हुआ है। तो दिस पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ओके, अगर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसी बैंक का बढ़ेगा या किसी बैंक के बैड लोन्स बढ़ेंगे तो बैंक तो नुकसान में जाएगी। अगर बैंक नुकसान में जा रही है उसको कहीं ना कहीं से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को भी कभी कभी लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो टाइम पे बैंक किसके पास जाने वाली है? आरबीआई के पास। अगर आपकी शेड्यूल बैंक है तो आरबीआई आपको तुरंत लोन दिलवा देगा, आरबीआई आपको ज्यादा वेट नहीं करवाएगा, आपको बचाना वो उनका धर्म बन जाता है। एक्चुअली बैंक्स को बचाना उनका धर्म कम है, पर कस्टमर्स को, उन बैंक के कस्टमर्स को बचाना उनका बहुत बड़ा धर्म होता है। एंड अंडर दैट वी आर इन दिस शेड्यूल बैंक्स। कुछ बैंक्स ऐसी भी है जो इंडिया में नॉन शेड्यूल कैटेगरी में काम करती है, पर बड़ी कम है, बहुत ही कम बैंक्स हैं। ओके, नॉर्मली 90% इंडियन बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर दिस शेड्यूल कैटेगरी और वेरी फ्यू बैंक्स नॉर्मली कॉल्ड एज अ लोकल एरिया बैंक्स, ये नॉर्मली आएगी नॉन शेड्यूल में। ऐसी बैंक्स है दोस्तों जिनको आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं, जस्ट यू क्रिएट द बैंक। बस आपको बैंक क्रिएट करनी है, जो भी नॉर्मल आपकी खुद के लिए जो आपको कंडीशंस मेंटेन करनी है आप मेंटेन कीजिए, आपको आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो अगर कल आपको कुछ हुआ तो आपको बचाने के लिए आरबीआई नहीं आएगा। ओके, एंड दैट विल द केस। सो ऑब्वियसली गिव एंड टेक रिलेशनशिप यहां बन जाता है, पर जो बैंक्स नॉर्मली आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है उनको हम शेड्यूल बैंक कैटेगरी में डालते हैं। और इंडिया की मैक्सिमम ऑल बैंक्स, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी गवर्नमेंट बैंक है, आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक, सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक है या आपकी फॉरेन सेक्टर बैंक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट इंडिया में शेड्यूल बैंक्स काम करती है और वो सेफ रहेगी। अगर कल आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा एग्जाम्स के अंदर या इंटरव्यू के अंदर कि भाई आप किस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहोगे, किस बैंक में आप अकाउंट ओपन करना चाहोगे, मैक्सिमम टाइम्स लाइक 80% टाइम्स इंडियन क्राउड हैविंग अ सिंपल आंसर एंड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मैं नॉर्मली मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स के अंदर भी मैं पूछता हूं, आपके साथ भी मैं वही डिस्कस करूंगा कि सपोज मैंने आपको पैसे दे दिए और मैंने आपको बोला कि भाई जाइए और किसी बैंक में अकाउंट ओपन कीजिए, तो आप किस बैंक में अकाउंट ओपन करोगे? हाइपोथेटिक कंडीशन है। Just imagine if I'm giving you money and I'm asking you go and open one account in any bank. 80% इंडियंस का आंसर ये होता है कि सर विल गो टू एसबीआई और विल गो टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स और विल गो टू नेशनलाइज्ड बैंक्स। ओके, लुक, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ रहा है और इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि आपको पता है कि भाई बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, बैंकिंग किस तरीके से काम करती है। अगर एज ए कस्टमर में देखने जाओ तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि भाई पहले बैंक कौन सी सेफ है। अगर देखा जाए तो बैंक कौन सी सेफ है? शेड्यूल बैंक्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओनर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओनर, क्योंकि सारी बैंक्स के ऊपर, सारी शेड्यूल बैंक्स के ऊपर वॉच या रेगुलेशन किसका रहेगा? आरबीआई का। तो मेरा पहला आंसर ये आना चाहिए, नेशनलाइज्ड बैंक्स नहीं आना चाहिए। मेरा पहला आंसर ये आना चाहिए कि भाई जो बैंक्स शेड्यूल कैटेगरी में आती है, जो बैंक्स आरबीआई के अंडर आती है, वो बैंक्स सेफ है, मैं उस बैंक में अकाउंट ओपन करूंगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओनर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यू आर नो मोर लेमैन. You are a person who is having now technical knowledge. You are a person who is going to give the competitive exam. You will be the person who is going to handle Indian society by your own ways. ऐसे बंदे को अगर यही नॉलेज नहीं है तो थोड़ी दिक्कत जाती है। तो इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, आपका पहला आंसर रहेगा कि मैं शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करूंगा। दूसरा, बीइंग अ कस्टमर, मेरा एक परसेप्शन ये होता है कि भाई जिस बैंक में मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूं उस अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, वो मेरी दूसरी चीज है। मैं जो चेक करने वाला हूं, हर बैंक में इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहेंगे। जिस बैंक में मुझे सेविंग्स के ऊपर, एफडी के ऊपर, आरडी के ऊपर अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आई विल गो टू दैट बैंक। ओके, तो मुझे पहले वो चूज करना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सारी बैंक्स आ रही थी शेड्यूल में तो मैं सारी में से कुछ एक चूज करूंगा। मेरा दूसरा पॉइंट आता है कि भाई इंटरेस्ट रेट कौन अच्छा दे रहा है, तो मैं इंटरेस्ट रेट के लिए बैंक को सर्च करूंगा कि कौन सी बैंक मुझे अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही है। और तीसरी चीज जो एक कस्टमर को चेक करनी चाहिए, और कस्टमर चेक करते भी है आज के डेट में, कि बैंक सर्विसेज कैसे दे रही है। बिकॉज बैंकिंग इज अ सर्विस सेक्टर। मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि हाउ दैट बैंक इज गोइंग टू गिव मी सर्विसेज। अगर उस बैंक में इंटरनेट ट्रांजेक्शन नहीं है, उस बैंक की ब्रांचेस प्रॉपरली नहीं है, उनके एटीएम कार्ड्स नहीं चलते, उनके ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस नहीं हो पाते, तो सर्विस तो पुअर है। अगर मुझे कोई दिक्कत आती है, अगर मैं उनको कॉल करता हूं, कॉल नहीं लगते, ब्रांच में जाता हूं और ब्रांच वाले अगर ढंग से बात नहीं करते, तो सर्विस तो पुअर है। तो ऐसे बैंक में शायद मैं अकाउंट ओपन ना करूं, क्योंकि इट्स फाइनली सर्विस सेक्टर, मुझे प्रॉपर मेरी सर्विस मिलना जरूरी है। ये तीन एस्पेक्ट देख के मैं किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने वाला हूं।
बट यू आर जॉब सीकर, अगर आप जॉब सीकर हो बैंकिंग के अंदर, तो आपका सिंपल क्राइटेरिया रहेगा कि भाई जॉब सिक्योरिटी कहां पे है, जॉब गारंटी कहां पे है और सैलरी कहां अच्छी मिलने वाली है। तो जॉब सीकर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग साइड में रखिएगा, पर एक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा, तब जाके आपका सही आंसर आएगा। पर ये सारा आंसर सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी ये था शेड्यूल बैंक्स, क्योंकि वो सेफ रहेगी और ये पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से फीड होना जरूरी है। याद रखिएगा, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसमें बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अगर आप इसमें मिस हो गए तो दिक्कत हो सकती है। ओके दोस्तों, चलो ये हो गया शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं। अब इन शेड्यूल बैंक्स को, जो भी, अब नॉन शेड्यूल तो हमें देखनी नहीं है, क्योंकि नॉन शेड्यूल इज नॉट आवर मेन पर्सपेक्टिव, के वो हमारा मेन पर्सपेक्टिव नहीं है। हमें बैंकिंग सेक्टर का लीगल एस्पेक्ट देखना है, एक प्रॉपर लॉ के हिसाब से एस्पेक्ट देखना है, और उसके अंदर वी आर गोइंग टू सी द शेड्यूल बैंक्स की शेड्यूल बैंक्स एग्जैक्टली क्या होती है, किस तरीके से डिवाइड होती है। यू कैन सी ओवर हियर शेड्यूल बैंक्स, कमर्शियल एंड द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। देयर आर सम कोऑपरेटिव बैंक्स, दे आर नॉन शेड्यूल। आपने सुना होगा अर्बन कोऑपरेटिव एंड द एक्चुअल स्टेट, दैट इज रूरल कोऑपरेटिव्स। ये दो टाइप की कोऑपरेटिव बैंक होती है, यही रूरल कैटेगरी के अंदर आएगी। ओके, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव्स। जो अर्बन कोऑपरेटिव्स होती है दोस्तों, वो नॉर्मली अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरिया के लिए काम करती है। उसके अंडर आपको दो कैटेगरीज मिलने वाली है। सम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉन शेड्यूल एंड मैक्सिमम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर द शेड्यूल। तो दोनों कैटेगरी आपको वहां पे मिल सकती है। तो ये एक ही चीज है जहां पे आपको शायद शेड्यूल नॉन शेड्यूल दोनों चीजें यहां पे मिल सकती है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पे न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त या कभी कोई आर्टिकल पढ़ते वक्त आपको ये वर्ड दिखने वाला है कि नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पर आपको यह भी दिखने वाला है साथ में शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ जो नॉन शेड्यूल होती है वो आरबीआई के पास नहीं जाती, वो उसी लोकल एरिया में काम करती है, पर कुछ आरबीआई से परमिशन लेती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट। पर पहले आते हैं यहां पे कमर्शियल के, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। आप जो बैंक्स की एग्जाम दे रहे हो, आप जिन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये इसी कैटेगरी के अंदर आती है। ओके, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब ध्यान दीजिए, दिस कमर्शियल बैंक्स is normally divided into these four parts. मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था आपको, we are having public sectors, we are having private sector, we are having foreign sector and we are having RRBs, regional rural bank. हमने कल के लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि RRBs का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। हमने थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितनी RRBs इंडिया में काम करती है और उनका फंक्शनिंग किस तरीके से होता है और उनके ऊपर एग्जैक्टली वॉच कौन रखता है। ये भी पार्ट हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसी क्लासिफिकेशन को एक्सटेंड करते हुए लास्ट एक साल के अंदर और दो नई बैंक्स ऐड हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होती है, और मैंने कल आपके साथ डिस्कस भी किया था कि पेमेंट बैंक्स क्या होती है। आपको याद होगा, मैंने आपको एक कमिटी के, दो कमिटीज के नाम बताए थे, उषा थोरात कमिटी एंड नचिकेत मोर कमिटी। इन दोनों कमिटीज के रिकमेंडेशंस को लेके हमने दो नए टाइप की बैंक्स इंडिया में बना के रखी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। तो हमें सिर्फ इतनी ही बैंक्स नहीं देखनी है, हमें इन दोनों बैंक्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। कल एनी हाउ हमने डिस्कस तो किया था इन्हीं चीजों को, पर हम आज फिर से एक अलग एंगल में, एक अलग तरीके से इसको डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये बैंक्स किस तरीके से काम करती है। ओके दोस्तों, तो अभी आते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर और इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी बैंक्स किस किस तरीके से काम करती है। एक और चीज, काफी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स देते रहते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स के भी एग्जाम्स के फॉर्म फिल कर देते हैं। ओके, फॉर्म तो आप फिल कर देते हो, ठीक है, एग्जाम देने से किसी ने मना नहीं किया, आप एग्जाम दे दीजिए। पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं और उनको ये लगता है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे एक फिक्स जॉब रहेगा, यहाँ पे एक सब कुछ फिक्स रहेगा, जैसे इन बैंकों के अंदर होता है। ओके, मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप के अंदर जो बैंक्स आती है, इनको हम पब्लिक सेक्टर या नेशनलाइज्ड बैंक्स कहते हैं या गवर्नमेंट बैंक्स कहते हैं। दिस बैंक्स आर नॉट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ओनरशिप। लाइसेंसिंग शायद गवर्नमेंट से मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, नाम शायद उनके बड़े अट्रैक्टिव रहेंगे, पर ये गवर्नमेंट के ओनरशिप में नहीं आता। कोऑपरेटिव, सहकार जिसको हम लोग कहते हैं कि लोगों ने अपने सहकार से, लोगों ने अपने 10-15 सेम मेंटालिटी के लोग एक साथ आ जाएंगे, अपने पैसे डाल के सहकार से, कोऑपरेशन से वो लोग इस बैंक को बनाएंगे। ओके, इनका पर्पस नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ रहेगा। ओके, जो पैसा आता है, जो डेली जो हमारी नीड्स के लिए जितना लगता है उतना निकालिए, बाकी सारा पैसा वो यहाँ पे
ऐड ऑन करेंगे, सारे शेयर होल्डर्स रहेंगे, वो आपस में पैसे का लेन देन या बोरोविंग्स या लेंडिंग करेंगे। तो उनका मेन पर्पस है कोऑपरेशन। उनका मेन मोटिव ये होता है कि भाई हमारी कम्युनिटी या हमारे जो लोग हैं, जो हम लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, इसको डेवलप करना, इसको प्रमोट करना, दैट इज देयर मेन एम, दैट इज देयर मेन पॉलिसी। These banks are majorly focusing on commercial activities. These banks are majorly focused on profit making activities. ये इनका मेजर फोकस रहेगा इन बैंक्स का। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप किस बैंक के बारे में बात कर रहे हो और किस बैंक में जाके आपको जॉब करना है। यहां पे आपका जॉब प्रोफाइल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करने वाला है। यहां पे आपका जॉब प्रोफाइल उस कोऑपरेटिव बैंक को किसने बनाया है, किन लोगों ने बनाया है, वो आपका जॉब प्रोफाइल डिसाइड करेंगे, वो आपका सैलरी डिसाइड करेंगे, वो आपका प्रमोशन बेसिस डिसाइड करेंगे। बट अगर आप जॉब सीकर हो, अगर आपको सही में स्टेबल और आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सो गो फॉर दिस काइंड ऑफ बैंक्स। ओके, नाउ दिस टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड द फॉरेन सेक्टर बैंक्स, यहां पे कंफ्यूजन होता है। In some places, in some big books, it is written that foreign sector banks are different and private sector banks are different. In some notes and in some books, you can see that कि private के अंदर दो पार्ट कर देते हैं, Indian private sector and foreign private sector. दोनों चीजें गलत नहीं है, आपको जिस तरीके से लिखना आप लिख सकते हो। Anyways, दोनों प्राइवेट कैटेगरी के अंदर ही हम लोग बहुत बार डाल देते हैं। Okay, तो याद रखिएगा, the private sector having two things, one is Indian private, another is foreign private. Indian private के भी दो पार्ट हैं। Some are called as old private banks and some are called as new private banks. अब ये ओल्ड न्यू क्या है? ओके, ये सिस्टम में मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूं। दोस्तों होता क्या है, मैंने आपको जब हमने बैंकिंग का हिस्ट्री पढ़ा था, आपको याद होगा नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर के 1969, 1980 याद है आपको? दो बार नेशनलाइजेशन हमने करवाया था। एक में हमने कुछ लगभग मेरे ख्याल से 14 बैंक्स नेशनलाइज करवाई थी, 14 बैंक्स, और दूसरे में हमने 6 बैंक्स नेशनलाइज करवाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके, चलो, तो हमने जब नेशनलाइजेशन करवाया था, उसके बाद कुछ बैंक्स ऐसी थी जो अच्छी थी पर प्राइवेट भी थी, उनको हमने नेशनलाइज नहीं करवाया। हमने बस 20 को नेशनलाइज करवाया था। कुछ बैंक्स एज इट इज थी, वो भी काम कर रही थी। तो यस, इंडिया में कुछ प्राइवेट बैंक वो टाइम पे भी काम कर रही थी। ओके, भले हमने इंडिया का 80% मार्केट नेशनलाइज करवा दिया था, पर कुछ बैंक्स थी उस जमाने में वो नेशनलाइज नहीं हुई, वो काम कर रही थी और बाकी की बंद करवा दी। 1990 के बाद देयर वाज वन कमिटी नेम्ड एज नरसिम्हा कमिटी। मैंने कहा था उस दिन भी, इनका नाम, इस कमेटी का नाम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमने इंडिया में प्राइवेट बैंक्स बनाना शुरू कर दी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मल्टीपल बैंक्स इंडिया में आना शुरू हो गया। तो ये सारी जो है ना 1990 के बाद बनी हुई, इनको हम लोग न्यू प्राइवेट बैंक्स कहते हैं। और जो 1990 के पहले थी, उनको हम लोग कहते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक्स। आपने कर्नाटका बैंक सुना होगा, करूर वैश्य बैंक सुना होगा, ये सारी हमारी ओल्ड प्राइवेट बैंक्स है। ऐसी कम से कम 12 बैंक्स आज भी इंडिया में काम करती है। तो समटाइम्स यू विल सी द क्लासिफिकेशन, प्राइवेट के अंदर दो, इंडियन प्राइवेट, फॉरेन प्राइवेट। इंडियन प्राइवेट के अंदर दो, ओल्ड प्राइवेट एंड द न्यू प्राइवेट। कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर्स बस चेंज होने वाले हैं। पर आज की डेट में हमें ऐसे ओल्ड न्यू में जाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों को कंपाइल करेंगे और इंडियन प्राइवेट बैंक्स कितनी हैं और फॉरेन प्राइवेट बैंक्स इंडिया में कितनी हैं, हम दोनों एक साथ देख लेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसका आप यूज कहां कर सकते हो? इफ यू आर राइटिंग एसे, अगर आप एसे राइटिंग कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वर्ड नहीं सूझते, हमें 150 वर्ड, 250 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। इफ यू आर नॉट गेटिंग वर्ड्स, यू कैन यूज दिस। ओके, करो एक्सटेंड, बढ़ाइए थोड़ा सा, आपके पास स्कोप रहेगा, आपका स्पैन रहेगा उतना। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, यू कैन प्रॉपरली मेंशन कि हाँ भाई ये ओल्ड है, ये न्यू प्राइवेट बैंक्स है। इंटरव्यूज में या जीडीज में, जो एसबीआई में ग्रुप डिस्कशन होते हैं या फिर बाकी जगहों पे आपको सिर्फ इंटरव्यू फेस करने पड़ेंगे, इफ यू मेंशन द इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर इन दैट मैनर, ऑब्वियसली सामने वाला इंप्रेस होने वाला है, दे विल बी वेरी हैप्पी। सो यू कैन यूज दिस थिंग्स फॉर एसे, इंटरव्यूज एंड जीडीज। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूंगा तो ऑब्जेक्टिव में थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे कि फॉरेन बैंक्स कितनी है, इंडियन प्राइवेट बैंक्स कितनी है। ज्यादा वो लोग डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। वापस उसी तरह से क्वेश्चंस थोड़े रेयर हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। हमारी एग्जाम्स करंट ओरिएंटेशन में ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा जाती है। अभी LIC का पेपर रिसेंटली हुआ है,
आप में से काफी दोस्त होंगे हमारे जिन्होंने एलआईसी मेंस का पेपर दिया होगा, उन्होंने देखा होगा जनरल अवेयरनेस का पूरा पेपर ही अलग रखा था। इतना वेटेज दे दिया जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स को कि पूरा पेपर ही अलग रख दिया, और एक इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल मार्केट का भी पेपर अलग रख दिया। और फाइनेंशियल मार्केट भी एक ऐसी चीज है जो करंट ओरिएंटेशन में चलती है। जिन्होंने इंश्योरेंस का भी पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इंश्योरेंस के करंट सिनारियो में पूछे गए थे कि भाई फिलहाल क्या चल रहा है। तो बहुत बार ना एग्जाम में क्वेश्चंस करंट सिनारियो के ऊपर आते हैं, तो थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ता हूं। नाउ कमर्शियल बैंक्स। ओके, द कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. This particular point is very very crucial. Many of the time they ask the question on acts. Laws के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई किस लॉ के अंदर कौन सी बैंक आती है। ओके, तो याद रखना जो कमर्शियल बैंक्स बनाई गई है, तो कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी आपको याद होगा, इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से एक्चुअली आरबीआई के पास पावर आए हुए हैं, आरबीआई के पास और एक्स्ट्रा पावर आए हुए हैं कि एग्जैक्टली बैंक्स के ऊपर कैसे रेगुलेशन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो जो आरबीआई हमारा बना था 1935 में, उसमें जो जान हमने फूकी हुई है, उसमें जो हमने पावर्स उनके हाथ में दिए है, ये इस एक्ट से पावर दिए हुए हैं, तो वही है कमर्शियल बैंक के अंदर इनके पास पावर्स आएंगे कि उनको रेगुलेट करने के। तो एक पॉइंट याद रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड देयर बिजनेस मॉडल इज डिजाइन टू मेक प्रॉफिट। वहां पे मेंशन किया हुआ है टू मेक प्रॉफिट। सिंपल है, कोई भी दिमाग में डाउट मत रखना अगर किसी ने आपको कमर्शियल बैंक का मीनिंग पूछ लिया तो यस, टू मेक प्रॉफिट। बट जब हम पब्लिक कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, जब हम गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, या हम नेशनलाइज गवर्नमेंट बैंक कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, तो उनका मेन मोटो सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो डेवलपमेंट के लिए भी बनाए गए हैं। मैंने कहा था इंडिया में नेशनलाइजेशन हुआ था, नेशनलाइजेशन इस पर्पस से करवाया गया था कि भाई लोगों का ट्रस्ट बढ़े, लोग इन चीजों के तरफ आए, लोग यहां से लोन ले, लोग यहां पे भरोसे से पैसा रखे। जितने लोग फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आएंगे, जितने लोग बैंकिंग सिस्टम के अंदर आएंगे, उससे ऑटोमेटिकली इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। मैंने ये टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस किया था, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। उस पर्पस से उनको बनाया गया था। ये पर्पस फुलफिल होने के बाद दे कैन गो एंड दे कैन अप्रोच फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग करना है, नो डाउट अबाउट दैट, पर साथ में दिमाग में डेवलपमेंट भी रखना है। ओके, हमने पीएसएल भी देखा था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वो टाइम पे भी आपके दिमाग में वो चीज रहेगी। बट कमर्शियल का ही सिर्फ मतलब किसी ने आपको पूछ लिया तो बिंदास होकर आंसर दे दीजिएगा। किसी ने डाउट रेज किया तो उनको एक्सप्लेन कीजिए प्रॉपर तरीके से कि यस, कमर्शियल तो है, प्रॉफिट तो अर्न करना है, बट सम बैंक्स और द पीएसएल काइंड ऑफ सिनेरियोज विल हेल्प देम टू मेक डेवलप इंडिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Their primary function is to accept the deposits and grant loans to the general public, corporates and the governments. That is their main purpose. They will not differentiate कि भाई फार्मर को ही लोन देना है, इसी को लोन देना है। They will distribute loan to everyone. They will take deposit from everyone. Okay, but target है, target अचीव करना है, no doubt about that, जो हमने कल के लेक्चर के अंदर देखा था। But they can deal with everyone. Okay, नीचे आते हैं। The further classification of commercial banks include private sector banks, public sector banks, regional banks, that is regional rural banks and the foreign banks. ये classification हम लोग already देख चुके हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सब कुछ डैम क्लियर चाहिए कि एग्जैक्टली इसका मतलब होता क्या है। यू कैन सी ओवर हियर, ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट हु हैज द मेजर शेयर्स इन देम, मेजर शेयर्स इन देम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, ध्यान दो दोस्तों। हियर कम्स द कॉर्पोरेट सेक्टर, हियर कम्स द कॉर्पोरेट सिनारियो कि किस तरीके से कंपनीज काम करती है, किस तरीके से कंपनीज का एस्टैब्लिशमेंट होता है। जब भी कोई कंपनी बनती है, बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो अ कंपनी, काइंड ऑफ उसको हम कंपनी करके ट्रीट करेंगे। जब भी कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन बनती है तो उसमें शेयर होल्डिंग होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना पैसा डाल के उस कंपनी को बनाते हैं, या कोई कंपनी बनाएगा, बाद में कंपनी के शेयर्स बेचेगा, मींस पार्टनर्स बनाएगा। अगर किसी कंपनी में या किसी बैंक में गवर्नमेंट के मोर देन 50% शेयर्स है, किसी कंपनी में या किसी बैंक में गवर्नमेंट के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स है, तो वो बैंक का मेन ओनर, उस बैंक का लाइक मेजर स्टेक होल्डर, मेजर शेयर होल्डर कौन बन जाएगा? गवर्नमेंट। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को या ऐसे बैंक को हम लोग गवर्नमेंट बैंक कहेंगे, या नेशनलाइज बैंक कहेंगे, या पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे। इसी को अगर मैं प्रॉपर तरीके से मेंशन करता हूं तो इसको हम लोग पीएसबीज भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, और कंपनियों को हम लोग नाम देते हैं पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स।
कि वो उनके अंडर आने वाली है। तो मेजॉरिटी स्टेक ये वर्ड बहुत मैटर करता है। किसी बैंक के अंदर अगर गवर्नमेंट के 20% शेयर्स है, 20% स्टेक्स है या लेस देन 50% स्टेक्स है, तो शायद हम उसको गवर्नमेंट की बैंक नहीं कहेंगे। कि गवर्नमेंट के शेयर्स तो है पर शेयर्स का परसेंटेज कम है, ज्यादा परसेंटेज किसके पास है, प्राइवेट के पास है, तो शायद वो प्राइवेट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। हमेशा ये मत सोचिएगा कि अगर शेयर्स गवर्नमेंट के पास है तो 100% गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक रिसेंटली ना जब जेटली साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन इन इंडिया के करंट में न्यूज़ थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो एक डिस्कशन इंडिया के अंदर चल रहा था, एक 2-3 महीने पहले की बात है। डिस्कशन ये चल रहा था कि जितनी गवर्नमेंट बैंक्स है उसमें से कुछ शेयर्स गवर्नमेंट बेच देगा, कुछ शेयर्स गवर्नमेंट बेचेगा, अपने पास 51% रखेगा या 52% रखेगा या 55% रखेगा, पर बचे हुए शेयर्स मोस्टली दे आर गोइंग टू सेल। अब कुछ बैंक्स ऐसी है, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स ऐसी है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 75% शेयर्स है, बाकी बचे हुए प्राइवेट के या बचे हुए हम जैसे कॉमन इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट का प्लान या गवर्नमेंट वाज थिंकिंग लाइक दैट कि एक काम करते हैं, इन बैंकों में से कुछ 20% या कुछ 10% शेयर्स निकालते हैं और बेच देते हैं, खुद की शेयर होल्डिंग थोड़ी कम करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा कम कर दी तो बैंक ऑटोमेटिक प्राइवेट कैटेगरी में अंदर आएगी। मैं एग्जांपल देता हूं उसको आईडीबीआई का। आपको याद होगा आईडीबीआई मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था आपके साथ, और मैं आपको एक इमेज भी दिखाने वाला हूं जो आरबीआई ने दी हुई इमेज है, मेरी नहीं है, आरबीआई ने बनाई हुई इमेज है। उस इमेज में यह लिखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर का लिस्ट है और उस लिस्ट में लास्ट में 22nd नंबर पे आईडीबीआई का नाम डाल दिया। अभी तक आईडीबीआई गवर्नमेंट के पास था क्योंकि ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के थे और गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स कुछ बेच दिए एंड दे हैव सोल्ड इट टू एलआईसी एंड नाउ अकॉर्डिंग टू आरबीआई इट कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी। तो याद रखना, गवर्नमेंट के शेयर्स अगर 50% से कम होते हैं तो ऑटोमेटिक वो प्राइवेट के अंदर आएगा। अब मैंने कहा था वो जो मैं न्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा था, द न्यूज वाज लाइक दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल सर्टन अमाउंट ऑफ शेयर्स लाइक अप टू 51% के कुछ शेयर्स जितने रहेंगे उतने बेच देंगे। 51% तो मिनिमम अपने पास रखने वाले हैं। तो भले शेयर्स बेच दिए फिर भी बैंक किसके ओनरशिप में रहेगी, गवर्नमेंट के। फिर भी आपका जॉब किसके अंडर रहेगा, गवर्नमेंट ओनरशिप के अंडर रहेगा। बाकी सारे शेयर्स वो प्राइवेट को बेच देंगे, उससे गवर्नमेंट का पैसा आएगा। अभी जो ना सेलिंग ऑफ शेयर्स या सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे जो इनकम आता है, इस इनकम को दोस्तों हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बार पैसे अर्न करती है, सो दे कैन सेल द शेयर्स। तो याद रखना, ये जो पॉइंट था शेयर्स वाला, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। इसके ऊपर काफी अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेजर फोकस ऑफ दिस बैंक्स इज टू सर्व द पीपल रादर देन अर्न द प्रॉफिट। यस, मैंने तभी कहा था प्रॉफिट तो अर्न करना है, ये उनका सेकेंडरी पर्पस रहेगा, पर उनका है सर्व द पीपल, क्योंकि उनको इसी पर्पस से नेशनलाइज करवाया गया था 1969 और 1980s में। तो यहां पे थोड़ा सा कोई आपको खींच सकता है इंटरव्यू के अंदर, थोड़ा प्रॉपर तरीके से बताइएगा, आपका आंसर सही आएगा। यहां पे बैंक्स के नाम लिखे गए राइट नाउ, अभी क्या कंडीशन है। अगर आप कुछ पुराने नोट्स देखोगे, पुराने बुक्स देखोगे, तो यहां पे आपको शायद लाइक 22, 23 या 24 भी नाम दिख सकते हैं कि 24 बैंक है, 22 बैंक है, 20 बैंक है, ऐसा भी आपको दिख सकता है। आप कौन से ईयर का नोट्स पढ़ रहे हो, कौन से ईयर का बुक का एडिशन पढ़ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कभी भी नोट्स पढ़ते वक्त, बुक्स पढ़ते वक्त जितनी रिसेंट पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज थोड़ा अपडेट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है या बैंकिंग ऐसा सेक्शन है या फाइनेंस एक ऐसा सेक्शन है जो टाइम के हिसाब से इवॉल्व होते रहता है, उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस आते रहते हैं। कि अभी जो एरा आएगा ना दोस्तों, आप में से जो काफी दिनों से पढ़ रहा होगा, आपने देखा होगा पहले लास्ट 2-3 साल में बैंकिंग में इतने रूल्स चेंज हुए हैं, इतनी नई नई चीजें ऐड हुई है। हर रोज लगभग बैंक की एक न्यूज आपको दिखने ही वाली है। 100% कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। इतना डायनामिज्म बढ़ गया, अगर आप वही पुरानी चीजें पढ़ते रहोगे तो आप कोप अप नहीं करोगे, एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। एंड दैट्स व्हाई मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि भाई करंट अफेयर्स बड़ा स्ट्रांग रखिएगा। करंट अफेयर्स अगर आपके स्ट्रांग नहीं है और पुरानी चीजें अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। नोट्स चूज करते वक्त भी ऐसी नोट्स चूज कीजिएगा जो अपडेटेड है, जो काफी अच्छे से बनाए गए हैं, जहां पे रिसेंट इंफॉर्मेशन डाल के रखी है। एंड दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भी देखिएगा 18 बैंक्स है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा 3 बैंक्स मर्ज हुई है। So the merger was between Dena, Vijaya and the Bank of Baroda. So they have merged recently. So these banks which we are having right now in India. तो थोड़ा वो याद रखिएगा, will be important. मैंने उसके पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था
कि एसबीआई, हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक्स थी, ओके, 5 एसोसिएट बैंक्स प्लस एक भारतीय महिला बैंक जो स्पेशल बैंक बना के रखी थी हमने, ये भी हमने मर्ज करवा दी। अगर उसको मर्ज नहीं करवाते तो स्पेशल कैटेगरी में हमें शायद उसका भी नाम पढ़ना पड़ता, ओके। तो याद रखिएगा, दीज वर द बैंक्स, दे वर मर्ज, ओके। और उसके बाद हमारे पास ये है, एक स्पेकुलेशन चल रहा था, जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं इंडियन फोरम में, इंडियन इकोनॉमिकल ग्रुप्स में। द थिंग इज दैट कि द बैंक्स विल बी रेड्यूस, माइट बी टू 6 और 7 और 9 एट द मैक्स, ओके। शायद इतनी बैंक्स हम लोग रखेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहेगी, दूसरी बैंक को दूसरी बैंक में मर्ज करेंगे। इंडिया की खासियत है दोस्तों, खासियत हमारी ये है कि नॉर्मली ना इंडिया में बैंक्स बंद नहीं होती, इंडिया में बैंक्स मर्ज होती है। इफ सम बैंक इज नॉट डूइंग प्रॉपर फंक्शनिंग, सो उस बैंक को ना दूसरे बैंक में मर्ज कर देते हैं, ओके। तो कस्टमर को ना दिक्कत नहीं जाती। सपोज मेरा अकाउंट किसी XYZ बैंक में है और वो बैंक किसी ABC बैंक में मर्ज हो रही है, तो बस ना मेरा जो पासबुक था या मेरा बस बैंक का नाम चेंज होने वाला है, बाकी मेरा पैसा भी वही रहेगा, मेरा इंटरेस्ट रेट भी शायद वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ मेरी बैंक किसी और लेबल के अंदर आ चुकी है। दैट विल बी द ओनली थिंग। तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होता है, कस्टमर को दिक्कत नहीं जाती। नहीं तो कस्टमर को भागना पड़ेगा, भाई बैंक अगर बंद हो रही होती कि भाई मेरे पैसे निकाल दो या मेरे पैसे मुझे दे दो, ओके। वो पैनिकनेस, वो जो टेंशन है, वो इंडिया में नॉर्मली नहीं आता। बस बैंक मर्ज होती है और उस तरीके से नॉर्मली काम करती है। सो मर्जर्स फ्यूचर में आ सकते हैं। मैंने आपको परसों के लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि यस, मर्जर्स आर कमिंग, यस दे आर कमिंग। लेट्स सी बजट में क्या अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद हमें पता चली जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इन दिस बैंक्स मेजॉरिटी पार्ट ऑफ शेयर्स आर नॉट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सिंपल है, अलग तरीके से लिखा है, उसमें लिखा था गवर्नमेंट हेल्ड करता है, इसमें लिखा गवर्नमेंट हेल्ड नहीं करता। सिंपल है। तो मेजॉरिटी शेयर्स प्राइवेट के पास रहेंगे, कैन बी अ सिंगल इंडिविजुअल, कैन बी अ मल्टीपल इंडिविजुअल्स, एंड दैट विल बी द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोथ इंडियन बैंक्स एज वेल एज फॉरेन बैंक्स दोनों कैटेगरी में आएंगी। मैंने कहा था कहीं पे वैसा लिखेंगे, कहीं पे ऐसा लिखेंगे, मैंने दोनों तरीके से आपको लिख के बता दिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें मैंने ही आपको बता दी कि भाई ऐसा भी लिख सकते हैं और आप वैसा भी लिख सकते हो, ओके। तो याद रखिएगा, द प्राइवेट बैंक्स which were set up before 1990s, that is called liberalization of the economy, are categorized as the old private sector banks। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि इंडिया में ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऐसे दोनों कंसेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं और उस कैटेगरी के अंदर ये चीज आने वाली है, ओके। चलो ऐसी 12 बैंक्स आज भी इंडिया में काम करती है, लाइक 12 बैंक्स वी आर हैविंग in this category, okay। Next, private banks which were set up after 1990s are called as categorized as a new banks। इनको हम न्यू बैंक्स कहते हैं, okay। ऐसी न्यू बैंक्स भी हमारे पास काफी है, okay। पर आज की डेट में ना हम लोग ये 12 है, 13 है, 8 है, 9 है, ये सब कुछ नहीं जाते हैं। हम लोग दोनों बैंक्स को मर्ज करके नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इंडिया में टोटल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितनी हैं, तो उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। विल बी गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 22 Indian private and 44 foreign private sector banks are working in India। याद रखना, these figures, they are the recent figures, they are the current figures mentioned by RBI on their website, okay। ये मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, RBI की वेबसाइट पे आप भी चले जाइए, गूगल पे जाइए, just put the word banks in India according to RBI। एक आपको एक लिंक आएगी, RBI की वेबसाइट की लिंक आएगी, एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ बैंक्स। बैंक्स के नाम लिखे गए, बैंक्स के हेडक्वार्टर्स लिखे गए हैं, बैंक्स के MD CEO जो भी हेड है उनका नाम भी लिखा गया है प्रॉपर तरीके से। आपको सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स या सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की लिस्ट नहीं दिखेगी, आपको वहाँ पे लोकल एरिया बैंक्स दिखेगी, आपको वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स दिखेगी, और वो बहुत बड़ा बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। कभी टाइम मिलता है इस या लेक्चर के बाद टाइम मिलता है तो गो थ्रू कीजिएगा, उससे बड़े अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और मैंने आपको कल भी कहा था, RBI, SEBI, IRDAI या PFRDA, ये जो हमारे कंट्री के रेगुलेटर्स हैं या इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके वेबसाइट पे जो लिखा होगा या उन्होंने जो मेंशन किया होगा उसी पे भरोसा करना, ओके। किसी और नोट्स में पढ़ लिया, किसी और ने बता दिया, किसी की बात सुन ली, नहीं। अगर आपको चेक करनी है चीजें, अगर आपको ट्रस्ट करना है चीजों के ऊपर, तो गो थ्रू दीज वेबसाइट्स। मैं भी आपके सामने जो इंफॉर्मेशन रखूंगा ये इन्हीं सोर्सेज से आएगी या इन्हीं सोर्सेज के थ्रू रखी जाएगी। अगर नहीं है, अगर थोड़ा भी स्पेकुलेशन है तो मैं मेंशन कर दूंगा, ओके। तो ट्रस्ट रखिएगा, जो डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, इट इज अ वैलिड, अ मोस्ट ऑथेंटिकेट डाटा, विच इज अ वेरी करंट डाटा, विच आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, ओके। यू कैन सी ओवर हियर।
यहाँ पे ना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की लिस्ट लिखी हुई है, ये पूरा का पूरा आरबीआई ने दिया हुआ लिस्ट है, कंप्लीट आरबीआई लिस्ट। यहाँ पे 22 है, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट सी, यहाँ लिखा है आईडीबीआई बैंक, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा है आईडीबीआई बैंक। ओके, सो दीज आर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विच आर वर्किंग इन इंडिया। ओके, नाउ 44 फॉरेन सेक्टर बैंक्स हैं, बहुत सारी है, क्योंकि हमने उस दिन पीएसएल के अंदर भी देखा था, आपको याद होगा। कुछ फॉरेन सेक्टर बैंक्स ऐसी है जिनकी मोर देन 20 ब्रांचेस इंडिया में काम करती है, कुछ फॉरेन सेक्टर बैंक्स ऐसी है जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस इंडिया में काम करती है। जैसे टोटल 44 फॉरेन सेक्टर बैंक्स है जो इंडिया में, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास लाइसेंस है, जो इंडिया में काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी है जो वर्किंग कंडीशन में फिलहाल नहीं है, जो कुछ ऐसी है जो थी कंडीशंस में, तो थोड़ा कुछ दिनों के लिए उन्होंने पॉज ले लिया या कुछ इश्यूज उनके आ गए हैं। पर 44 बैंक्स ऐसी है जो इंडिया में काम कर सकती है, दे आर हैविंग लाइसेंसेस टू वर्क इन इंडिया। यस, नंबर ज्यादा है, बहुत लोगों को लगता है 3-4 ही काम करती होगी, नो, 44। ओके, एक बार मैंने जो कहा था उस लिस्ट से गो थ्रू कीजिएगा। क्वेश्चन इतना डिटेल में कोई आपको नहीं पूछेगा, उन बैंक्स के नाम आपको कोई पूछने नहीं वाला, तो आप अपना टाइम, अपना अमूल्य वक्त उसमें बर्बाद मत कीजिएगा। कि ये मैं बताना पड़ता है, यू शुड नो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, ये चीज ना आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं कि सर पेपर पढ़ने में ना पूरा दिन चला जाता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। नेवर से दैट। के इफ यू आर रीडिंग न्यूज पेपर यू आर गेटिंग नॉलेज। के और बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ये सिर्फ एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं करेगा, आपके 2 सब्जेक्ट करवाएगा, इंग्लिश एज वेल एज योर जनरल अवेयरनेस। सो रीड गुड न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर मोस्ट प्रोबेबली। हमारे जो दोस्त हिंदी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हिंदी पेपर पढ़िए, मना नहीं करूंगा मैं। जो हिंदी से प्रिपेयर करना चाहते हैं आप कीजिए, अच्छी तरीके से कीजिए। पर जिनको डायलेमा है कि यार हिंदी में जाओ या इंग्लिश में जाओ, कुछ होते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले, लाइक बेसिकली आई एम टेकिंग माई ओरिजिनल क्लासेस इन पुणे, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो पुणे के अंदर काफ़ी मराठी क्राउड हमारे पास आता है। एंड समटाइम्स दे आर हैविंग अ फियर ऑफ इंग्लिश। अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो तो बहुत बार ना इंग्लिश का फियर होता है। तो जो स्टूडेंट्स आते हैं ये बहुत बार यही कहते हैं कि सर हिंदी में नोट्स दे दीजिए यार, हिंदी में एग्जाम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हिंदी में नोट्स दे देते हैं उनको कि भाई पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। के जब हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, आप में से शायद बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे एग्री करेंगे, हालत खराब हो जाती है, समझ भी नहीं आता लिखा क्या है। ओके, फिर ना इंग्लिश अगर देखो तो एटलीस्ट थोड़ा लगता है कि हाँ भाई कुछ तो आ रहा है। तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर आपको इंग्लिश स्ट्रांग करनी है तो मेरा सजेशन, मेरा एक पर्सनल एडवाइस रहेगा, ओके, इट्स अप टू यू, कि गो विद द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, पढ़िए उसको, इंग्लिश भी अच्छी होगी, वोकैबुलरी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ओके, एंड प्लस आपका जो नॉलेज है वो भी नॉलेज अपडेट होगा। पेपर कौन सा पढ़ना है, के डायरेक्टली मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली द हिंदू में जंप कीजिए। अगर आपने द हिंदू में जंप नहीं भी किया तो भी चलेगा। ओके, बिकॉज द हिंदू is not that much important for us. It's a very good paper, wonderful paper, but UPSC students or the state public service commission students can go into that. Okay, we people will start from the basic. नहीं तो क्या होता है, काफी हमारे बैंकिंग करने वाले जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका सीन है कि कभी जिंदगी में पेपर नहीं पढ़ा है, पेपर ही नहीं पढ़ा कभी। अब अभी अगर पेपर पढ़ने लेते भी हो के और डायरेक्टली मैंने आपको द हिंदू दे दिया जिसका सिनारियो अलग है, उसका स्टैंडर्ड एक अलग लेवल पे स्टैंडर्ड है, वो पेपर अगर मैंने आपको दे दिया पढ़ने के लिए, भाई इसी पेपर से पढ़िए, मेरे शायद बहुत सारे दोस्त मुझसे एग्री करेंगे, हालत खराब हो जाएगी आपकी। इंग्लिश बड़ा डिफिकल्ट होता है, वर्ड्स बड़े डिफिकल्ट होते हैं, डिक्शनरी लेके पूरा टाइम बैठना पड़ेगा साथ में। ओके, बहुत बार लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सर द हिंदू पढ़ के ना डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको एक्वेंट होने के लिए। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन रहेगा, इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कीजिए। ओके, इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा एक नॉर्मल पेपर है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, अच्छा होता है, और बाद में फिर द हिंदू या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन पेपर्स में आप मूव ऑन हो सकते हो। दोज हु वांट्स टू गिव आरबीआई एग्जाम्स, नाबार्ड एग्जाम्स, दे शुड मूव टुवर्ड्स दिस बिजनेस स्टैंडर्ड्स और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। बड़े खूबसूरत पेपर है और एकदम प्रॉपर हमारे एग्जाम के लिए एकदम एप्ट पेपर है, काफी चीजें आपको वहां से कवर हो जाएगी। ओके, तो पढ़िए। बहुत बार आप कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस सॉल्व करते हो तो आपको इकोनॉमिक्स का पैसेज या एज इट इज किसी पेपर का न्यूज आपको एज इट इज वहां पे दिख सकता है। ओके, तो थोड़ा फायदा होता है, एक रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है और नॉलेज भी अपडेट होता है। ओके, थोड़ा वहां ध्यान रखिएगा। टाइम इनिशियली पेपर पढ़ने को बहुत टाइम लगेगा, शायद आपका आधा दिन या पूरा दिन भी खत्म हो सकता है। ओके, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। धीरे धीरे जब आपको आदत लगेगी तो वही चीज आपकी 2 आवर्स में या 1 आवर में भी खत्म हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना स्पीड गेन करते हो उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ रीजनल रूरल बैंक्स, नाउ दिस RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, मैंने कल भी आपको कहा था कि 1972 के बाद वी हैव डिसाइडेड कि यार इंडिया में ना गांवों के लिए, विलेजेस के लिए
एक बैंक बनाते हैं जिसका नाम रखा था हमने रीजनल रूरल बैंक, ओके, क्योंकि विलेजेस में लोगों के पास बैंक्स के ऑप्शन नहीं थे, लोन लेने के लिए ऑप्शन नहीं थे, डिपॉजिट रखने के लिए ऑप्शन नहीं थे, लोग पोस्ट ऑफिसेस में जाया करते थे, इनको प्रॉपर ऑप्शन मिले, इसलिए वो टाइम पे अर्ली 1970s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि एक नई बैंक बनाते और नाम रख दिया आरआरबी। 1976 में लॉ पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था, तो ये स्टैट्यूटरी बैंक्स हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो लॉ से बनी है, तो इनको हम लोग कहेंगे लाइक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो आरआरबी 1976 में बनी। मोर देन 100 आरआरबीज किसी जमाने में इंडिया में काम करती थी। मैं ब्रांचेस नहीं बोल रहा हूं, मोर देन 100 आरआरबीज किसी जमाने में इंडिया में काम करती थी, पर कुछ आरआरबी सक्सेसफुल रही, कुछ नहीं रही, कोई सर्वाइव कर गई, कोई नहीं कर पाई, तो इनको बंद करते, मर्ज करते 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 अभी हमारे पास बची हुई है 53 आरआरबीज। ओके, ये रिसेंट नंबर है, कुछ जगहों पे आपको 56 दिखने वाला है, पर ये रिसेंट है दैट वी आर हैविंग 53 आरआरबीज। पंजाब के अंदर कुछ आरआरबीज रिसेंटली मर्ज हुई है, सो वी आर हैविंग 53 आरआरबीज, दे आर वर्किंग इन इंडिया विद देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस आल्सो, बट ऑब्वियस है, सो इन दैट वे वी आर हैविंग दिस मेनी आरआरबीज व्हिच आर वर्किंग इन इंडिया। फोकस है रूरल एरिया, फोकस है रूरल एरिया का डेवलपमेंट। ओके, अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते, ये है ये पॉइंट। आरआरबीज एग्जैक्टली काम कैसे करती, हु आर दी ओनर्स ऑफ आरआरबीज। दोस्तों, आरआरबी के जो शेयर्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड करके रखे, 3 पार्ट में डिवाइड करके रखे, आप यहां देख सकते हो। 50% शेयर्स ऑफ आरआरबीज आर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 35% शेयर्स ऑफ आरआरबीज आर विद द स्पॉन्सर बैंक्स एंड 15% शेयर्स आर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो याद रखना 50% स्टेक्स ऑफ आरआरबी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 35% किसके पास जाएंगे, स्पॉन्सर बैंक्स, और 15% किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेजर शेयर होल्डिंग किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। माइनर शेयर होल्डिंग किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट, और बचे हुए शेयर स्पॉन्सर बैंक के पास है। अब ये स्पॉन्सर बैंक्स होती क्या है, कि शायद कुछ लोगों को बहुत क्वेश्चन आ गया होगा कि स्पॉन्सर बैंक्स क्या होती है। आई विल गिव द एग्जांपल। हमारे पास कमर्शियल बैंक्स है, ओके, ये जो कमर्शियल बैंक्स होती है, ये कमर्शियल बैंक्स इन आरआरबीज को स्पॉन्सर करती है, ये इनके कुछ शेयर्स खरीदती है, तो इनका डे टू डे मैनेजमेंट ये नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स मैनेज करने वाली है। ओके, चलो आई विल गिव द एग्जांपल द आरआरबीज फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैविंग 2 आरआरबीज, ओके, एक Vidarbha Konkan RRB and another is a Maharashtra Gramin RRB. Okay, Maharashtra RRB. Okay, so we are having two, like in Maharashtra having 2 RRBs, Vidarbha Konkan and the Maharashtra RRB. Okay, तो होता क्या है, ये जो हमारी महाराष्ट्र RRB है, इसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इटसेल्फ इज ए कमर्शियल बैंक, तो ये इसको हैंडल करेगा। विदर्भ कोंकण RRB का स्पॉन्सर बैंक इज बैंक ऑफ इंडिया, के वो उनको स्पॉन्सर करेगा, तो 35% शेयर्स उनके पास रहेंगे, वो उनके शेयर्स, उनका डे टू डे मैनेजमेंट ये लोग मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से काम चलते हैं। तो याद रखना 3 लोग हैं, 3 ओनर है। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा स्पॉन्सर बैंक्स है, और लोअर है वो है स्टेट गवर्नमेंट। इस तरीके से आरआरबीज काम करती है। इस तरीके से आरआरबीज का ओनरशिप या शेयर होल्डिंग या स्टेक होल्डिंग डिवाइड होने वाला है। वो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पे एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नंबर्स हमने देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। नाउ दिस कोऑपरेटिव बैंक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स जब इंडिया में बनाते हैं तो ना 2 लॉज हमें फॉलो करने पड़ते हैं इसके लिए। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो लाइसेंसिंग उनको मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो स्टेट के तरफ से मिलता है। हमेशा याद रखिएगा, कोऑपरेटिव बैंक बनाने से पहले आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी पड़ेगी, और सोसाइटी का जो लाइसेंसिंग रहेगा ये स्टेट के तरफ से मिलेगा। अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, आपने देखा बहुत बार कुछ बैंक्स होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो आपके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉ अलग से रहेगा, जो आपको लॉ नॉर्मली फॉलो करना पड़ेगा। उस लॉ के अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मगर आप सिर्फ स्टेट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको स्टेट का कोऑपरेटिव का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। उस लॉ के तहत आपकी बैंक बनेगी। वो बन गया। दूसरा, पहले सोसाइटी थी, तब आपने स्टेट का परमिशन लिया, अब आपकी बैंक में कन्वर्ट करनी है तो परमिशन किसका लेना पड़ेगा आपको, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अगर आप आरबीआई का परमिशन लेके काम करना चाहते हो तो आप शेड्यूल कैटेगरी में आओगे, नहीं करना चाहते हो तो आप नॉन शेड्यूल कैटेगरी के अंदर आओगे। और बहुत सारी अर्बन बैंक्स जो होती है वो नॉन शेड्यूल कैटेगरी के अंदर आती है, और जो रूरल बैंक्स होती है ये मोस्टली शेड्यूल कैटेगरी के अंदर ही आती है, वहीं से काम करती है। ओके, और एक और पॉइंट, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक एग्रीकल्चर या फार्मिंग को हेल्प नहीं कर रही है, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक एग्रीकल्चर और फार्मिंग या किसी अलाइड बिजनेस को हेल्प नहीं कर रही है, तो वो अर्बन कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। वो अर्बन एरिया में काम करेगी या सेमी अर्बन एरिया में काम करेगी। अगर कोई बैंक है
अगर वो फार्मर्स को हेल्प कर रही है, अलाइड बिजनेस को हेल्प कर रही है, तो उसका इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन वो ऑटोमेटिकली रूरल कोऑपरेटिव के कैटेगरी के अंदर चली जाएगी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। उनके ब्रांचेस शायद आपको शहरों में दिखने वाली है, बट दे आर कॉल्ड एज अ रूरल कोऑपरेटिव बैंक। बहुत बार आपने अपने एरिया में देखा होगा, कहीं ना कहीं बोर्ड लगा रहता है कि XYZ रूरल कोऑपरेटिव बैंक के है, तो शहर के अंदर, पर बेसिकली इट्स एग्रीकल्चर बेस, इट्स फार्मर बेस, तो ऑटोमेटिक कहां चली गई, वो रूरल कोऑपरेटिव कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। एंड दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो, वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत बार आप एग्जाम में क्वेश्चंस फेस कर सकते हो। ओके दोस्तों, सो इन दैट वे दिस थिंग्स विल वर्क नॉर्मली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अर्बन रूरल। यहां पे देखिए एक पॉइंट लिखा होगा, नाबार्ड एंड फॉर द रूरल डेवलपमेंट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी मोस्टली रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स काम करती है, इन सारे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर नॉर्मली रेगुलेटरी अथॉरिटीज नाबार्ड के, आरबीआई ने मेंशन करके रखा है अपने नोटिफिकेशंस में कि जितनी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स काम करेगी उनका डायरेक्ट रेगुलेशंस नाबार्ड के अंदर आएंगे। ओके, सो दे आर हैविंग दिस रेगुलेटर अथॉरिटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेटर कौन है, तो आपका आंसर रहेगा नाबार्ड। आप मेंशन कर सकते हो, अगर ऑप्शन में नाबार्ड नहीं है तो आरबीआई मेंशन कीजिए, अगर है ऑप्शन में नाबार्ड तो पहले आप नाबार्ड मार्क कीजिएगा, विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलो अब ना रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स या इवन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, मोस्टली रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का एक लेंडिंग करने का तरीका होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर एंड द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। ओके, इसकी तरफ ध्यान रखिएगा। अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ सम कोऑपरेटिव बैंक इज गिविंग यू लोन फॉर लेस देन 1 ईयर, अगर लेस देन 1 ईयर के लेंडिंग में अगर आपके साथ वो डील कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। अगर कोई बैंक आपके साथ मोर देन 1 ईयर में डील कर रही है तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। ओके, हमने देखा था अर्बन कोऑपरेटिव का क्लासिफिकेशन, इसी के अंदर क्लासिफिकेशन है, एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। बहुत बार होता है कि फार्मिंग के लिए एक छोटे कुछ कम दिन के लोन की जरूरत पड़ती है, कोई अगर लोकल बिजनेसमैन के लिए थोड़े कम दिन के लोन की जरूरत पड़ती है, तो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। ओके, एनीवेज वी आर गोइंग टू सी दिस कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इन डिटेल। हमें इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1889 और 1886 के सराउंड ये कोऑपरेटिव बैंक्स पहली बार इंडिया में गुजरात के अंदर बनाई गई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। महात्मा गांधी जी ने भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को बड़ा प्रमोट किया था और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से प्रमोट किया गया है और उसको प्रॉपर एक लेवल दी गई है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर लेवल दी गई है। अगर इतना इंपॉर्टेंस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मिलता है या कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को मिलता है तो हमें इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके मेरे लेक्चर्स आपको प्लस के ऊपर भी मिल जाएंगे, प्लस के ऊपर वैसे भी मैं इसके बारे में लेक्चर्स लेने ही वाला हूं। यहां पे भी जब हमें हमारे स्ट्रक्चर में टाइम मिलेगा तो हम वहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा आपको पता होना जरूरी है। आपको अगर इसका नॉलेज अच्छे से होता है तो एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप टैकल कर पाओगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। These are the long-term structures, lend more than 1 year to 25 years. Okay, so that are the state cooperative banks and the primary agriculture and rural development cooperative banks. ये इसके अलग-अलग टाइप है, अलग-अलग नाम है, इसके थ्रू इससे आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द अर्बन कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप देख सकते हो सेटअप इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, लेंड टू स्मॉल बिजनेस एंड द बोरोवर्स, दैट इज अ सिनारियो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड द पेमेंट बैंक्स। मैं आपके साथ कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं, परसों के लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं। आज थर्ड टाइम फिर से एक बार डिस्कस करता हूं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या है और पेमेंट बैंक्स क्या है। ओके, मैंने आपको कहा था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स दोनों साथ में बनाई गई थी। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के 10 लोगों को लाइसेंस दिए गए, पेमेंट बैंक के 7 लोगों को लाइसेंस दिए गए, उसमें से 5 काम कर रहे हैं आज की डेट में। ओके, अब ध्यान दीजिए, पेमेंट बैंक्स का मेन पर्पस था पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, कि भाई जो हम पेमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं, इंडिया में ट्रांजैक्शंस हैजल फ्री होने चाहिए, इजी होने चाहिए और लीगल तरीके से भी होने चाहिए। इसलिए हमने पेमेंट बैंक्स नाम का कंसेप्ट इंडिया में प्रमोट किया। क्या था, इंडिया में ना वोडाफोन पैसा आपने सुना होगा। ये कंसेप्ट इंडिया में कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वॉलेट क्रिएट करेगी, फिर वहां से पैसे ट्रांसफर होंगे, जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं। पर वो टाइम पे जब ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक 7-8 साल पहले की बात है, आरबीआई ने मना कर दिया। 7-8 नहीं, एक्चुअली 10 साल हो गए। आरबीआई ने मना कर दिया कि भाई आप नहीं कर पाओगे, पेमेंट सिस्टम हमारा काम है। वोडाफोन पैसा इंडिया से उठ गया, दे वेंट टू केनिया एंड इन केनिया दे बिकम सो सक्सेसफुल। वहां पे वो आइडिया इतना सक्सेसफुल हुआ
देन आरबीआई रियलाइज यार दिस कैन बी अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया कि पेमेंट ट्रांजेक्शन। देखो दोस्तों अगर आप किसी छोटे से गांव में रहते हो, गांव में बैंक भी नहीं होती भी तो कोई एक बैंक होती है। अगर आप शहर में आते हो और शहर से अगर आपको गांव पैसे भेजने हैं तो बड़ी दिक्कत जाती है, पैसे भेजने के लिए बड़ी बड़ी हालत खराब होती है। अगर आपके यहाँ ऐसी बैंक है, ऐसी सिस्टम है जहां पे ब्रांच भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपका टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आपका बैंक बन जाएगा। एयरटेल मनी आपने देखा होगा, एयरटेल मनी इज अ पेमेंट बैंक, पेटीएम, जियो, देर ऑल पेमेंट बैंक। इनको पेमेंट बैंक के लाइसेंस मिले तो आपका रिचार्ज करने वाला ही आपकी बैंक होगा। तो आपको रिचार्ज करना है, आपको पेमेंट बैंक के ऊपर रिचार्ज करना है, गांव के अंदर कोई ना कोई रहेगा रिचार्ज करने वाला, वही आपकी बैंक बनेगा। अलग से ब्रांच ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो ट्रांजेक्शन्स बड़े इजी हो जाएंगे। हमने एक है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इनको भी हमने लाइसेंस दिया। इंडियन पोस्ट ऑफिस को, इंडिया में पोस्ट ऑफिस कहीं हो ना हो, पर सॉरी इंडिया में हर गांव में कुछ चीज हो ना हो, पर पोस्ट ऑफिस आपको हर जगह मिल जाएंगे, या पोस्टमैन आपको हर गांव में जाते हुए दिखेगा। And that person himself or that institution itself can become a bank। वो खुद ही बैंक हो सकती है, तो पैसे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए दिक्कत नहीं जाएगी। तो पेमेंट बैंक हमने उस पर्पस से बनाई। हमने रघुराम राजन साहब वो टाइम पे आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने नचिकेत मोर साहब की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए और इंडिया में हमने पेमेंट बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट किया। कमेटी का नाम याद रखिएगा। ओके, 7 लोगों के पास लाइसेंस है, 10 को देने वाले थे, 3 लोगों ने वापस करवा दिए। ओके, बिकॉज प्रॉफिट मेकिंग कंसेप्ट नहीं है ज्यादा। ओके, तो 7 लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो बैंक्स है, ये बैंक्स सिर्फ पैसे डिपॉजिट रख सकती है, ये बैंक्स लोन नहीं दे सकती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बैंक सिर्फ डिपॉजिट ले सकती है, ये बैंक्स लोन नहीं दे सकती, और डिपॉजिट भी अप टू 1 लाख। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर आते, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैन टेक डिपॉजिट एंड कैन लेंड मनी ऑल्सो। दोनों काम वो लोग कर सकते हैं, पर इनका मेन फोकस ये है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। ये उनके मेन पर्पसेस है, इनके लिए काम करने वाले। मैंने कल भी बताया था आपको, अगर ये जो लोग हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स या स्मॉल बिजनेसमैन, इनको बहुत छोटे लोन की जरूरत होती है, पर ये छोटे से लोन शायद कभी कभी कमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड ना करे, तो इनको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कौन बना हुआ है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। सो अगेन वो टाइम पे आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साहब थे, उन्होंने उषा थोरात मैम के अंडर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने इस बैंक्स के रिकमेंडेशंस दिए और इस तरीके से बैंक ने काम करना शुरू किया। ओके, यहाँ पे सेक्शंस भी लिखे हुए हैं, यू कैन सी सेक्शन 22(1). You can see the capital requirement, the minimum paid up capital requirement for the such a bank is 100 करोड़। तो मिनिमम जो पेड अप कैपिटल उन बैंक्स का रहेगा एस्टैब्लिशमेंट के लिए विल बी 100 करोड़। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। The small finance banks accept deposits as well as can offer loan. Small banks can accept deposits, that is FDs, term deposit, recurring deposit or any non-resident Indian deposits। ये ना सारी की सारे काम exactly हमारे कमर्शियल बैंक के तरह ही करते हैं, पर इनका फोकस रहेगा, इनका प्रायोरिटी रहेगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड द स्मॉल बिजनेसमैन। यू कैन सी बैंक्स के नाम लिखे हुए, 10 बैंक्स हैं, 10 को लाइसेंस मिले हुए। 10 में से कुछ आपने अपने एरिया में भी देखे होंगे, अपने सिटीज के अंदर, विलेजेस के अंदर भी इनका आपने नाम देखा होगा। ओके, अब आते हैं पेमेंट बैंक्स के ऊपर। पेमेंट बैंक्स आर एंटाइटल्ड टू इशू एटीएम कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स बट नॉट क्रेडिट कार्ड्स। मैंने कहा था लोन नहीं दे सकते, तो क्रेडिट कार्ड वाला कंसेप्ट नहीं आता। तो पेमेंट बैंक्स ऑफर अप टू 1 लाख लिमिट ऑफ डिपॉजिट्स एंड यू कैन नॉट एक्सीड लिमिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये नहीं बढ़ेगा। कितना डिपॉजिट कर पाओगे आप? 1 लाख। ये अच्छे से याद रखिएगा, काफी एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्चुअली 7 है, एक्चुअली यहाँ पे चाहता कि 5 आर वर्किंग, 5 यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ओके, 7 लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, 5 आर वर्किंग। ओके, एक्चुअली 6 इज स्टार्टेड वर्किंग इन सम प्लेसेस, नॉट द होल इंडिया। ओके, सो दीज आर द बैंक्स। सो ये बैंक्स के नाम है, एक बार इनसे गो थ्रू कीजिएगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं एट रैंडम, ये कौन सी बैंक है, कौन सी किसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला और किसको नहीं मिला। ओके, दैट विल बी गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके दोस्तों, so this is the structure of Indian banking system, complete banking system, scheduled, non-scheduled, commercials, cooperative banks, public sector banks, private sector banks. Okay, then RRBs कैसे काम करती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या काम करती है, एंड पेमेंट बैंक्स क्या काम करती है, और कमिटीज कौन सी थी। अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट एक बार प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, करंट में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उनसे अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। ओके, आई होप आपको हर पार्ट समझ में आया होगा। जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आपके इश्यूज है, जो भी आपके डाउट्स है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल कम बैक टू यू अकॉर्डिंगली एंड आई विल अगर इफ यू वांट सम मोर नॉलेज रिगार्डिंग दैट, तो मैं हर बैंक के ऊपर सेपरेट लेक्चर रखूंगा, ताकि आपको हर चीज डिटेल में समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, जाने से पहले एक रिमाइंडर है आपके लिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आइए, मेरे जैसे
आपको मोर देन 50 एजुकेटर्स, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाले हैं, जो आपको थ्रू आउट द डे पढ़ाएंगे, थ्रू आउट द ईयर पढ़ाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज रहेगी और मल्टीपल फैकल्टीज रहेगी जो 1-to-1 डाउट सॉल्विंग करवाएगी, क्विज सेशन आपके लिए लेने वाली है। ये पूरा का पूरा पैकेज, ये पूरा का पूरा मोर देन 50 एजुकेटर्स का पैकेज ऑल ओवर द होल ईयर आपको सिर्फ मिलने वाला है 4500 में। बेसिकली इसका कॉस्टिंग है 5000 रुपए, मगर अगर आप पेमेंट के टाइम पे ये कोड डालते हो, अगर आपने ये कोड यूज कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली चला जाएगा 5000 में। तो याद रखिएगा, यू जस्ट हैव टू पे 4500, नहीं तो अदरवाइज अगर एक कोड नहीं डालोगे तो शायद आपको 5000 पे करने पड़ेंगे। अगर मैं डेज में कन्वर्ट करता हूं तो ओनली 12 रुपीज पर डे विल बी द सिनारियो। ओके दोस्तों, सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर्स, if you like these lectures, so please share it with your friends। आपके कमेंट्स डालिए, ओके, आपके कमेंट्स की बहुत वैल्यू रहेगी हमारे लिए, सो दैट वी कैन चेंज अवर मॉड्यूल। अगर कुछ दिक्कत है आपको तो वी कैन अपडेट अवर मॉड्यूल, और आपको अगर और कुछ हेल्प चाहिए, आपको क्वेश्चंस आपके अगर चाहिए तो प्लीज डालिएगा, सो वी कैन डिस्कस दोस क्वेश्चंस। ओके, तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट डालिए और अपने दोस्तों तक इसको फैलाइए। ओके, मैं आऊंगा कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, और प्रॉपर तरीके से वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अनअकैडमी स्टूडियोज बैंकिंग। गुड डे।